रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में ये तीन धुरंधर, प्रदेश के तीसरे चरण का चुनाव सीटों से ज्यादा इन चेहरों की वजह से सुर्खियों में है। खास बात यह है कि 24 का चुनाव इन दिग्गजों के भविष्य की दिशा और दशा भी तय करेगा। दिग्गजों के भविष्य का चुनाव है। तीसरे चरण में तीन दिग्गजों के भविष्य का चुनाव। शिवराज सिंधिया दिग्विजय पर होगी नजर। विदिशा से उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान। 18 साल सीएम रहने के बाद केंद्र में जा सकते हैं शिवराज। पीएम मोदी दे चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी देने का संकेत। गुना शिवपुरी से उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना से पिछला चुनाव हार गई थी सिंधिया। बीजेपी में अपने आप को स्थापित करने का है ये चुनाव। केंद्र और राज्य दोनों में सिंधिया के लिए कई संभावनाएं हैं। राजगढ़ से उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह। 3 दशक बाद राजगढ़ के मैदान में लौटे हैं। दिग्विजय सिंह के लिए ये साख की लड़ाई है। केंद्र और राज्य की सियासत में उनका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। बीजेपी को पहले और दूसरे चरण की तरह ही तीसरे चरण में भी मोदी कार्ड चलने का भरोसा है। तभी तो वो कांग्रेस पर तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस भी तीसरे चरण में जीत को लेकर उत्साहित है। दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह, जिन्हें 2003 में ही जनता ने नकार दिया। सड़क, बिजली, पानी के लिए दुरावस्था का दौर लाने वाले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनता भूली नहीं है। अब आपके हाथ जोड़ करके और मेरा अंतिम चुनाव इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। कार्ड तो एक ही चल रहा है और वो कार्ड है मोदी मोदी मोदी। इसलिए अब जनता सुनने वाली नहीं है। जमानत जब्त होगी दिग्विजय सिंह की, चिंता मत करिए। तीनों नेता वरिष्ठ हैं, पदों पे रह चुके हैं। उसमें से 2 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के। निश्चित रूप से सभी लोगों की नज़र उनके चुनाव पे है और तीनों की वरिष्ठता को देखते हुए मैं समझता हूं कि लोगों का ध्यान वैसे तो पूरे प्रदेश में है चुनाव में, लेकिन क्योंकि ये 3 लोग विशेष रूप से 2 मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री हैं, तो उनके हिसाब से ये मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण चुनाव है और लोगों की नज़रें इन्हीं के चुनाव पे लगी रहेंगी। जीत के लिए दावे और उम्मीदें दोनों तरफ से हैं, लेकिन तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव से ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की है। इनकी हार जीत को लेकर लोग खूब बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 24 का चुनाव इन धुरंधरों का सियासी भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है 24 का चुनाव, चेहरों पर दांव। तो एक दिन बाद जब मतदान के लिए निकलेंगे आप और हम, तो याद रखिएगा 3 चेहरे हैं और ये 3 चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत के बहुत अहम चेहरे हैं। तो निश्चित तौर पर इन 3 चेहरों की अगर हम बात करें तो ये 3 चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो 3 चेहरे हैं। खासतौर से अगर आप बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की और शिवराज सिंह चौहान की, तो ये वो चेहरे हैं जो केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व एक तो कर ही रहे हैं, एक करने की तैयारी में है। लेकिन शिवराज जी भी किस महत्वपूर्ण दायित्व के साथ केंद्र में आगे बढ़ेंगे, ये अभी कहना कठिन है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व भी हो सकता है, तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी अगर बाउंस बैक करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में हैसियत हमेशा बहुत बड़ी रही है, लेकिन ये और बड़ी हो जाएगी और केंद्र की राजनीति में भी वो एक अलग अंदाज में नजर आएगी। तो अगर हम बात करें 7 मई के तीसरे चरण के चुनाव की,
तो आप ये तय मानिए कि ये तीनों राजनेता जो मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए भी बहुत अहम है, उन पर निगाह आपकी हमारी जरूर होनी चाहिए। बंसल न्यूज़ के सवाल हैं, मध्य प्रदेश के तीसरे चरण में क्या मुद्दों की जगह चेहरों का चुनाव हो रहा है? सिंधिया जी हमेशा ये बात कहते रहे। दूसरा सवाल, क्या चुनाव शिवराज सिंधिया और दिग्विजय सिंह का भविष्य तय करेगा? निश्चित तौर पर। तीसरा सवाल, क्या तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत आगे के चुनाव की दिशा तय करेगा? ये एक बेहद अहम सवाल है। तीसरे चरण में अगर जोश पैदा करने में कामयाब रहे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, तो ये बहुत अच्छा होगा। आगे के चरणों में भी हमें बहुत उम्मीद रहेगी कि ये बेहतर होगा, क्योंकि पहले दो चरण मतदान की दृष्टि से थोड़े निराशाजनक ज़रूर रहे। हमारे साथ हैं जो मेहमान, उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। बहुत स्वागत है मनोज। हमारे साथ हैं रोशनी यादव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, युवा नेता हैं, और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये दोनों राजनीतिक मेहमान हमारे साथ रहेंगे। मनोज, जैसा हम कह रहे हैं कि ये चेहरों का चुनाव है। अब अगर हम बात करें तो चेहरों का चुनाव, और मुझे याद आता है 2017 का सिंधिया जी का इंटरव्यू। उन्होंने कहा 15 साल पहले पार्टी इम्पॉर्टेंट होती थी, लेकिन अब चेहरा इम्पॉर्टेंट है। और 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये बात बहुत प्रमाणित हुई कि चेहरा कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को हटा दीजिए तो आप किसकी बात करेंगे फिर? तो चेहरों का चुनाव है। तीसरे चरण से 3 चेहरे, इनके बारे में चीज़ें तय होंगी। किस तरह देखते हैं आप, किस तरह से तीसरे चरण को जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो पूरा चुनाव ही चेहरे का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही चेहरा तय किया है और वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ हम एनडीए गठबंधन को देखें तो फिर उसमें बहुत सारे चेहरे दिखाई देते, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं है एक चेहरा। तो चेहरे का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चेहरे बहुत। लेकिन जिन 3 लोगों की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य जो एक भविष्य वक्ता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति को जिस तरह से समझते तो तीनों का भविष्य अच्छा है शरद जी। इसलिए अच्छा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जा रहा है कि बहुत टफ है चुनाव, लेकिन बनस्पत 2019 के आप भी वहाँ होकर आए हैं, पहले हम भी वहाँ गए हैं, तो मुझे लगता है 2019 के थोड़ा सा ठीक है। काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन वो जीत हार का अंतर देखना चाहते कि आखिर कितना बड़ा अंतर होगा जीत का, जैसा उनकी तैयारी है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा बड़े सीनियर लीडर है। और दिग्विजय सिंह जी की बात करते तो ऑलरेडी वो राज्यसभा सदस्य तो है, तो उनके पास खोने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन यदि पाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर वो उभरेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, दिग्विजय सिंह जैसा एक ऐसा लीडर। और इसीलिए वो संघ की बात भी की इस चुनाव में। तमाम तरह की चीज़ें बदली सी नजर आई, पर पूरे हम 94 सीटें जहां चुनाव होना जा रहा है, तो इसमें कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये 3 चेहरे ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनका भविष्य दांव पर तो नहीं है, लेकिन भविष्य बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दो को केंद्र में जाना है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। अब केंद्र में क्या जिम्मेदारी होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन दिग्विजय सिंह का यदि चुनाव वो जीत कर आते हैं तो बहुत ही बड़ा कद हो जाएगा, ये मानकर चलिए। और ये दिखाई भी दे रहा है कि वो इस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बहुत टफ चुनाव है राजगढ़ का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दौर में बड़ी मेहनत कर ली, जैसा दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह अकेले मेहनत करते रहे, सचिन पायलट को हमने आते हुए देखा, अशोक गहलोत को आते हुए देखा। मध्य प्रदेश के कोई नेता वहाँ नजर नहीं आए। बाकी दोनों सीटों पर शिवराज जी खुद अकेले बहुत थे। मध्य प्रदेश के नेता इसलिए भी नजर नहीं आए कि दिग्विजय सिंह जी की कथित रूप से मनाही थी जी कि कोई नहीं आएगा, ये लड़ाई मेरी है और उससे मैं लड़ूंगा। इस तरह का उनका कुछ संवाद भी था। रोशनी जी, किस तरह आप देख रही हैं? वाकई अब ये चेहरों का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सियासत को भी आप बखूबी समझती हैं और एक ऐसे परिवार से भी हैं जिसका उत्तर प्रदेश से बहुत करीबी रिश्ता भी रहा है, सियासत का भी और एक गृह राज्य का भी। कैसे आप देखती हैं, योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स हों, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, चेहरा अगर एक वेल नोन चेहरा है, एक बड़ा फेस है, पार्टी के लिए भी ताकत बनता है। और मध्य प्रदेश में इन 3 चेहरों पर 7 मई के मतदान पर हम सबकी निगाह होगी। जी शरद जी नमस्कार, और मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश और पूरे देश के परिवार से, मतदाताओं से ये निवेदन करूंगी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, चूंकि कल वोटिंग है, तो संविधान
और लोकतंत्र के बचाव के लिए मेरे सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और वोट करने जाएं, क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे बखूबी तो फिर वोट करने की ताकत को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो मुझे लगता है उनको जाना चाहिए। अब हम अगर चेहरों की बात करते हैं तो ये मुझे लगता है कि कुछ पूर्व राजनीति से, अगर आज की राजनीति की हम बात करें तो ये जरूर चेहरों पर चुनाव हुआ है। लेकिन अगर वही हम देखते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री जी का चेहरा हो, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कोई भी राजनीतिक बड़े दल का चेहरा हो, जैसे कांग्रेस परिवार के चेहरे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो आज जब वो एक तथाकथित मुद्दों पर बात करते हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरती है और एक अच्छा पार्टी अपना मैनिफेस्टो तय करती है तो हम जनता के बीच में बहुत ही प्रखरता से और ओजस्वी के साथ, पूरी ताकत के साथ पहुंचते हैं। लेकिन वहीं अगर मोदी जी को हम देखते हैं तो 2014 में जिस प्रकार से इस पूरे देश ने उन पर विश्वास किया, कहीं ना कहीं सबने ही एक विश्वास किया और लगा था कि शायद मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा है और जो देश में लोगों के बीच में जितना विश्वास 2014 में इन्होंने पाया था, लेकिन आज अगर मोदी जी के चेहरे को हम देखें तो एक भाषा का कोई लहजा नहीं रह गया है। बहुत ही अमर्यादित भाषा स्तर पर नीचे उतर आए हैं। चाहे वो अमित शाह जी हो, आप देखें कि राजगढ़ में वो गए, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की कि आशिक का जनाजा निकाला जाएगा। तो ये संभवतः राजगढ़ की जनता उसको जवाब देगी, क्योंकि अगर हम दिग्विजय सिंह जी की वहां बात करें तो बहुत ही जमीनी और संघर्षमय कार्यकर्ता के रूप में इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने चलिए बहुत चलिए चलिए, परिश्रम किया है। आपका ये जी दावा जी, है कि तो मुझे हमारे लगता है हमारे कि चेहरे और भारतीय जनता पार्टी के चेहरों की तुलना में ज़्यादा चमकीले हैं, ऐसा दावा है कांग्रेस की तरफ से रोशनी जी का। और निश्चित तौर पर यह दावा होगा ही, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि हमारा चेहरा ज़्यादा चमकीला है, हमारा चेहरा ज़्यादा प्रभावी है, और कांग्रेस कहेगी हमारे चेहरे में दम है, हमारा चेहरा अधिक प्रभावी और सच्चा है। बहरहाल दुर्गेश जी, आपने सुनी रोशनी जी की बात, उसके पहले मनोज जी की भी बात। अब आपकी बारी है कि आप इन तमाम मसलों का संक्षेप में लेकिन सिलसिलेवार जवाब दें। जी दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपके बंसल टीवी के जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं, जो कल इस वोटिंग में अपना, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देंगे, उनसे मैं हाथ जोड़ के करबद्ध होकर निवेदन करता हूं कि सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। क्योंकि आपका चैनल एक जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, जनता के बीच में जाकर, और सदैव से ही आप इस चीज की मांग करते रहे कि वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर वोट ज्यादा होगा तो देश की दिशा और दिशा तय करना निश्चित रूप से आपके माध्यम से होगा, और वो एक लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर जी आप देखेंगे कि कल जिन प्रमुख चेहरों पे आप बात कर रहे हैं, माननीय शिवराज जी पर, माननीय सिंधिया जी पर और माननीय दिग्विजय सिंह जी पर, तो हम दोनों सीटें जीत रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी हार रहे हैं, क्योंकि वो बंटाधार शुरू से ही रहे। उन्होंने प्रदेश को बंटाधार करने का काम किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने भी स्पष्ट किया कि फिर उस आपने समय दो क्यों कहा? दोनों सीटें जीत रहे हैं। नहीं, दोनों तो ये जो प्रमुख चेहरों की अच्छा, आप बात दोनों कर रहे ये हैं, और एक दिग्विजय सिंह जी वाली। अच्छा, हम तो 29 की 29 जीत रहे। मैंने अभी आपने जो प्रमुख चेहरों की बात की कल के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के तारतम्य में, मैं वो बोल रहा हूँ। तो हम वो दोनों सीटें जीत रहे और राजगढ़ की सीट भी हम जीत रहे हैं। और जो कल इलेक्शन तो आप तीनों बोल देते तो सहूलियत हो जाती इकट्ठे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जी नहीं, मैंने नाम इसलिए बोला कि आप फिर तीनों में भाजपा की मानते ना, तो इसीलिए मैंने अपनी उसकी बुद्धि बल के हिसाब से बोलने का काम किया। तो निश्चित रूप से हम वो सब सीटें जीत रहे हैं और माननीय दिग्विजय सिंह जी को जनता समझ चुकी है। अकेले पड़े हुए वो, वहां पे कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। जब कोई आया ही नहीं तो आप यही कहोगे ना मैंने मना किया हुआ है। अच्छा, उनके कांग्रेस के नेताओं को किसने मना किया था कि कमलनाथ जी क्या मत जाना आप, या कांग्रेस के नेताओं ने किसने मना किया था बम के यहाँ जो इंदौर में जो हमारे जो अभी निर्वाचन अधूरा छोड़ के कांग्रेस का आ गए, उनको किसने मना किया था? कोई किसी ने मना नहीं किया था। कांग्रेस के संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। 4.5 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं और शने शने और भी लोग डे बाय डे आप देखेंगे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं और उसकी कोई सवारी नहीं करना चाहता।
ये कांग्रेस का विषय है कि वो क्यों नहीं उस पर समीक्षा कांग्रेस कर रही। की तरफ से रोशनी जी का ये भी आरोप था दुर्गेश जी कि मुद्दे नहीं हैं, और उनका ये भी आरोप था कि स्तरहीन भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए, आरोप और आलोचनाओं के रथ पे तो कांग्रेस हमेशा से ही सवार रहती है। पिछले 21 सालों से देखोगे आप, और केंद्र में 10 सालों से देखोगे, ये कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं के सहारे ही है। आप मेरे को नहीं लगता है कि रोशनी जी ने जीतू पटवारी जी का बयान सुना नहीं सुना इमरती देवी पर, उन्होंने क्या बोला। तंदूर कांड से लेकर आप जीतू पटवारी जी के बयान तक आ जाओ तो जनता भली भांति समझती है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस की भाषा क्या है, कांग्रेस किस शैली में आगे बढ़ने का काम करती है। और जीतू पटवारी जी माफी मांग रहे थे। अरे, अपराध अगर एक बार किया जाए तो माफी उसकी बनती है। आप तो सदैव से ही, जब आप मंत्री थे तो आपने क्या लिखा था उमा भारती जी के लिए और साध्वी प्रज्ञा भारती के लिए, राजनीतिक वासना की शांति के लिए मिलाप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको, जीतू पटवारी जी को भी जनता भली भांति समझती है, इनको भी भली भांति समझ रही है। इस तरह की भाषा जिस तरह का कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। इसके विपरीत हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में, जनता हमें आशीर्वाद मैं लौटता हूँ लाड़ दे रही है, बिगाड़ दे रही है। मनोज जी, दुर्गेश जी की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि स्तरहीन भाषा का आरोप अगर लगता है तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये बात आप किसी एक दल पर नहीं कह सकते हैं। बात सही है कि रिसेंटली भी जो बातें हुई हैं, और अभी तो बीजेपी की, कांग्रेस की एक महिला विधायक यही आरोप लगाते हुए दामन छोड़ गई कि 3 दिन वो सो नहीं पाई। जिस तरह की भाषा का प्रयोग पीसीसी चीफ ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख ने एक महिला के लिए किया, इमरती देवी जी की तरफ इशारा कर रही थी। बहरहाल थोड़ा इससे हट के चेहरों के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि तीसरे चरण का ये चुनाव भी, क्या आपको दोनों चरणों की तरह कोई भी मुद्दा आपको प्रभावी होता हुआ नहीं दिखा? कोई भी ऐसा विषय आपको सामने आता हुआ कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से नहीं दिखा? रैलियां होती रहीं बड़े नेताओं की, लेकिन मुद्दों की तलाश बनी रही? बिल्कुल शरद जी, देखिए ये तो लगातार चर्चा का विषय भी होना भी चाहिए कि जिन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जाते हैं, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, और मुद्दों के कारण ही जनता ये अपेक्षा उम्मीद करती है आपसे कि आप 2024 की जब सरकार देंगे, जो भी देंगे, तो वो किन मुद्दों पर देंगे। हालांकि मोदी ने अपनी गारंटी की बात की, राहुल ने अपनी गारंटी की बात की, लेकिन चुनाव आते आते मंच पर गारंटी कम दिखी, मंच पर दूसरी चीज़ों की, जैसे बात हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी का निशाना राहुल गांधी ही रहे, बार बार शहजादे और इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी के निशाने पर भी बाहर है। प्रियंका गांधी जरूर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा उसमें थोड़ा सा वो अलग दिखाई दी, उन्होंने एक अलग भाषाई शब्द का इस्तेमाल किया तो वो अच्छा रहा। मुद्दों की तलाश लेकिन मुद्दों की बहुत जरूरत थी, जिन मुद्दों पर चुनाव जाना चाहिए था वो वहाँ दिखाई नहीं दिया। पर ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और वोट प्रतिशत बढ़ना बहुत जरूरी है। जी, कम वक्त है मेरे पास, आपकी तरफ मैं आता हूं रोशनी जी। 20 सेकंड में, 25 सेकंड में आप मुझे बताइए, मुद्दे प्रभावी, कम से कम अगले चरणों में मुद्दे ऐसे हों, जन सरोकार के हों, जो जनता को और बड़ी संख्या में घर से निकाल कर वोट करने के लिए प्रेरित करें। ये दायित्व आपका भी, यानी राजनीतिक दलों का भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, हम लगातार इस बार का जो 2024 का हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो यथार्थ रूप में हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम महिला न्याय की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिला न्याय 1 लाख रुपए की जब सालाना हमने बात की, 8,500 हर महीने देने की बात की, युवाओं को अप्रेंटिसशिप के रूप में 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की। वही किसान में एमएसपी, जो इन्होंने किसान को गारंटी देने की बात की, वो इनके संकल्प पत्र में कहीं नजर नहीं आता। युवाओं को रोजगार देने की बात कहीं नजर नहीं आती। तो हम लगातार किसान को एमएसपी के रूप में, कर्ज माफी के रूप में गारंटी की बात कर रहे हैं। वही मजदूरों को 400 रुपए गारंटी के रूप में देने की बात कर रहे हैं। 2011 में बीजेपी ने जाति जनगणना की बात की थी। तो हम उनके हिस्सेदारी न्याय की बात करें तो हम लगातार मुद्दों पर जी दुर्गेश जी, जवाब जल्दी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 20 सेकंड है आपके पास। जी, इन्होंने हमेशा ही जनता के साथ अन्याय किया और ये किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रहे। न तो इन्होंने कर्ज माफी की, और इनको बताना चाहिए कि क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट इनके ठंडे बस्ते में डालने का काम इन्होंने किया। आज जनता इनसे त्रस्त हो चुकी थी, इसीलिए भाजपा को सतत आशीर्वाद देती आ रही है। और हम माननीय मोदी जी की गारंटी पर देश में उज्ज्वला, देश में हम अन्य सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, जी इंफ्रास्ट्रक्चर जी चलिए जी को लेकर जनता के बीच में माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबके चलिए विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जी जनता के जी जनता इसीलिए हमें बिल्कुल दुर्गेश आशीर्वाद जी देती होना कि ही हम चाहिए। भारतीय जनता का जो वायदे आपके हैं, जो वायदे कांग्रेस के हैं, वो पूरे होने की बात होनी चाहिए। उनके लिए एक मजबूत रोड मैप आना चाहिए। और जो आप दोनों ने बात की, हम भी बंसल न्यूज़ भी ये दोहराएगा कि बड़ी संख्या में निकलिए। ये 5 साला आपका चुनाव है और आपका अपना चुनाव है, और बाद में बैठकर चुपचाप घर में बैठकर परेशान होने के लिए या नेताओं को कोसने के लिए नहीं है। बाहर निकलिए, बड़ी संख्या में वोट कीजिए, और ख़ास तौर से 9 बजे के पहले पहले, जब गर्मी कम है, डालिए वोट। गर्मी क्या है साहब, गर्मी कुछ नहीं परेशान करेगी। फिर 9 बजे के बाद नाश्ता वगैरह करके निकलिए, अपने सहयोगियों रिश्तेदारों को प्रेरित करिए, क्योंकि ये मौका फिर आपको 5 साल बाद मिलेगा। इसलिए मत चूकिए, आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद रोशनी जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि अगर हम इस चुनाव की बात करें तो ये बड़े चेहरों का चुनाव है। निश्चित तौर पर बड़े चेहरों का चुनाव है। मोदी जी का चुनाव है, राहुल गांधी का चुनाव है, अखिलेश यादव जी का चुनाव है, और तमाम वो बड़े चेहरे हैं दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, जो चुनाव में एक बड़ा चेहरा बनते हैं, मतदाताओं पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के 3 चेहरे, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बेहद अहम चेहरे हैं इस चुनाव के। और इनके साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की बात कर लीजिए, ताम्रध्वज साहू जी की बात कर लीजिए, सरोज पांडे जी की बात कर लीजिए, ये तमाम भी वो बड़े चेहरे हैं जिन पर निगाहें आपकी, हमारी, हम सबकी होगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राधिका के राम, कांग्रेस परेशान, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।